हेलो दोस्तों, टीईटी मैथ्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत। और आज हम ध्वनि टॉपिक जो पढ़ रहे थे उसके अंतर्गत आज हम एक नया टॉपिक ध्वनि के गुण पढ़ने वाले हैं। और ध्वनि के अभिलक्षण और प्रश्रव्य तरंगे, अवश्रव्य तरंगे और श्रव्य तरंगे क्या होती हैं, और ये सारी बातें जो हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कि ध्वनि के गुण कौन कौन से होते हैं। ध्वनि के गुण में हम प्रावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन क्या होता है, ध्रुवण की घटना इसमें होती है या नहीं होती, वो सारी चीजें हम इस वीडियो में देखेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आपको बता दें कि हमारे चैनल पे टीईटी मैथ्स और साइंस से जुड़े हुए टॉपिक जो है वो अपलोड किए जाते हैं, बेसिकली लेवल 2 के लिए। तो यहाँ पे जो है लेवल 2 की साइंस और मैथ्स जो है वो उसको हमने पूरा कवर करवाने की कोशिश हम करेंगे। और इसके अंतर्गत आपको क्या है, डेली क्या है, एक वीडियो मिलता रहेगा। ठीक है, तो इसलिए हमारे चैनल के साथ जुड़िए और इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए हम करते हैं ध्वनि के गुण। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन था हमारा वो हमने 2 वीडियो में पढ़ लिया। क्वेश्चन हमारा जो है वहीं से बन जाना है, लेकिन फिर भी यहाँ पे इसके जो 1-2 गुण हैं उनसे बेसिकली क्वेश्चन पूछा जाता रहा है और पूछा भी जा सकता है, तो वो भी गुण हमें पता होना चाहिए। तो आज हम वैसे ही सारे गुण पढ़ेंगे जिनसे क्या है पेपर में क्वेश्चन बनने की संभावना है। तो देखिए भाई, सबसे पहले हम पढ़ते हैं ध्वनि के गुण में ध्वनि का प्रावर्तन पढ़ते हैं। तो ध्वनि का प्रावर्तन जो है वो प्रकाश की तरह ही होता है। ध्वनि का प्रावर्तन जो है वो प्रकाश की तरह ही होता है। प्रकाश के प्रावर्तन के नियमों का ये पालन करती है। तो ध्वनि का जो प्रवर्तन है वो प्रकाश के प्रावर्तन, प्रकाश का प्रवर्तन टॉपिक मैंने आपको पढ़ा दिया। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखा तो आपको वो देखना चाहिए। तो ये जो प्रकाश का प्रावर्तन है उसके बिल्कुल वैसे ही क्या है ध्वनि का प्रावर्तन होता है। तो यहाँ पे आप देखोगे ध्वनि के अंदर जो ध्वनि के प्रावर्तन के नियम है वो वही होते हैं जो प्रकाश के प्रावर्तन के नियम होते हैं। तो प्रकाश के प्रावर्तन के नियम हमने 2 पढ़ा था, एक तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब जो है वो तीनों एक ही तल में होने चाहिए, एक ही समतल में होने चाहिए। और दूसरा क्या था कि एंगल जो आई बनेगा वो उसकी वैल्यू जो है वो एंगल आर के बराबर होती है, यानी जो आपतन कोण है उसका मान जो है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो ये बातें यहाँ पे भी लागू होंगी। यहाँ पे आप देखिए, ये हमारे पास कोई प्रावर्तक पृष्ठ है, ये वाला हमारे पास क्या है, कोई प्रावर्तक पृष्ठ है। और यहाँ पे ये वाला जो है ये अभिलंब है। ये क्या है भाई, अभिलंब है। और यहाँ पे हमने क्या है 2 खोखले पाइप लिए हैं, एक इस दिशा में लगाया, एक इस दिशा में। तो यहाँ पे हम अपना ईयर यानी कान लगा के यहाँ पे हम आवाज को सुनेंगे। ठीक है, और यहाँ से हम क्या है, मान लीजिए हम यहाँ से कोई ध्वनि यहाँ पे इधर क्या है संचरित कर रहे हैं, यहाँ पे कोई हमने साउंड क्रिएट किया है, कोई हमने ध्वनि यहाँ पे उत्पन्न की है। तो ये जो ध्वनि है इधर जाएगी इस पाइप में से होते हुए, और इस पाइप में से होते हुए हमें यहाँ पे ध्वनि जो है वो सबसे अधिकतम सुनाई देगी। तो ये जो है यहाँ पे जितना एंगल बनेगा उतना ही एंगल यहाँ पे बनना चाहिए, यानी पाइप जो है वो अभिलंब के साथ जितना कोण बना रही है, इधर वाली पाइप भी अभिलंब के साथ उतना ही कोण बनाएगी, तो हमें ध्वनि जो है वो अधिकतम सुनाई देगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ध्वनि के अंदर भी परावर्तन का गुण पाया जाता है। वो क्या है, ध्वनि जो है वो परावर्तक पृष्ठ से टकरा के दूसरी दिशा में जा सकती है। तो ये इन सभी बातों का हमें ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट जो हमारे पास आता है प्रतिध्वनि। प्रतिध्वनि में आप देखोगे तो इसको हम इको भी कहते हैं। प्रतिध्वनि जो है बेसिकली जब भी हम बोलते हैं, जब भी हम बोल रहे होते हैं, ठीक है, कई बार आपने देखा होगा कुएं के पास जाकर के आप क्या है ऊपर से आप उसमें अंदर की तरफ देखते हुए अंदर की तरफ जोर से चलाइए, तो वहां से क्या है आपको एक वापस साउंड जो है वो आती हुई सुनाई देगी। जैसे आप उस कुएं के पास जाकर थोड़ा जोर से बोलोगे, चिल्लाओगे, तो वो जो चिल्लाने की आवाज है वो कुएं से वापस क्या है हमारे चिल्लाने बंद करने के बाद भी थोड़ा हमें क्या है इको, उसकी प्रतिध्वनि यानी वापस रिपीट होती हुई ध्वनि हमें तक पहुंचेगी, वो हमें सुनाई देगी। तो ऐसा किस लिए होता है, क्योंकि वहां पे जो इको है, प्रतिध्वनि है, वो उत्पन्न होती है। ध्वनि के अंदर एक प्रतिध्वनि गुण पाया जाता है, उसके कारण वो साउंड हमें सुनाई वापस देती है। तो सबसे पहले जो हमारे द्वारा उत्पन्न की गई ध्वनि थी उसे हम मूल ध्वनि कहते हैं। जो वापस हमारे तक लौट करके ध्वनि आ रही है उसे हम क्या कहते हैं, प्रतिध्वनि या फिर इको कहते हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि यदि हमें स्पष्ट प्रतिध्वनि सुननी है, यदि हमें मूल ध्वनि की स्पष्ट प्रतिध्वनि सुननी है, तो उसके बीच जो मूल ध्वनि और प्रतिध्वनि के बीच जो समयांतर है वो कितना होना चाहिए, 0.1 सेकंड का होना चाहिए। 0.1 सेकंड का समयांतर होना चाहिए। मूल ध्वनि और प्रतिध्वनि में कितना अंतर होना चाहिए, 0.1 सेकंड। तभी हमें जो है प्रतिध्वनि जो है वो स्पष्ट रूप से सुनाई देगी, अन्यथा हम उसको समझ नहीं पाएंगे और हमें ऐसे लगेगा प्रतिध्वनि जो है वो उत्पन्न नहीं हो रही या फिर क्या है हमें सुनाई नहीं दे रही। तो इसके लिए क्या है 0.1
1 सेकंड का समयांतर जो है वो होना चाहिए किस में, मूल ध्वनि और प्रतिध्वनि में। तो अब जब हम ये 0.1 सेकंड, क्योंकि जो भी हम ध्वनि सुनते हैं उसका, जैसे मैं आपको बताया था कि लगभग इतना ही समय यानी 1/10 सेकंड या 0.1 सेकंड जब हम वस्तुओं को देख रहे होते हैं तो उसका जो रेटिना पे प्रतिबिंब है वो उसका इफेक्ट कितनी देर तक रहता है, तो 0.1 सेकंड तक रहता है। और यदि उससे पहले कोई नई वस्तु हमारे सामने आ जाती है तो फिर वो हमें उसका स्पष्ट अनुभव नहीं हो पाता। तो बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे होता है कि 0.1 सेकंड से यदि पहले की ध्वनि वापस से रिपीट हो जाती है तो वो हमें स्पष्ट रूप से सुनाई नहीं देती। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे अब ये 0.1 सेकंड, ये तो हमें समय की बात की कि स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए जो मूल ध्वनि और प्रतिध्वनि में जो समय अंतर है वो कितना होना चाहिए, 0.1 सेकंड का होना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि दूरी कितनी होनी चाहिए, यानी एक जो है हमारे पास परावर्तक पृष्ठ और श्रोता, यानी जो आवाज सुन रहा है और जो परावर्तक पृष्ठ है जहां से आवाज टकरा करके लौट रही है, उनके बीच में दूरी कितनी होनी चाहिए ताकि हमें जो है वो स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनाई दे या प्रतिध्वनि उत्पन्न हो सके। तो यहाँ पे हमें ये बात ध्यान रखनी है, हम मान लेते हैं कि कमरे के ताप पर जो ध्वनि का वेग है वो कितना है, 350 मीटर पर सेकंड है। तो अब यहाँ पे हम बात करते हैं 350 मीटर पर सेकंड ध्वनि की चाल है कमरे के ताप पर, और जब हम इसको 0.1 सेकंड से क्या करते हैं, गुणा करते हैं, तो हमारे पास जो है वो दूरी आ जाती है कितनी, 35 मीटर। कितनी दूरी आ जाती है अभी, 35 मीटर। अब हमें क्या करना है, ये 35 मीटर जो दूरी है, ये यहाँ पे मान लीजिए ध्वनि स्रोत भी वहीं पे होगा, यहां से ध्वनि स्रोत से हमने क्या ध्वनि उत्पन्न की, ये वापस क्या है, यहां से टकरा करके वापस यहां तक लौटी, यानी ये ध्वनि जो हमने उत्पन्न की ये यहां से परावर्तक पक्ष से टकराई और फिर श्रोता तक गई, तो कितनी दूरी इसने तय कर ली, 35 मीटर। ठीक है, 35 मीटर जो है उसने दूरी तय कर ली। तो यहाँ पे हम इस दूरी का आधा जब हम निकालेंगे तो 35/2 करेंगे तो कितना आएगा, 17.5। कितना आएगा भी, 17.5, तो 17.5 मीटर। कितना आएगा भी, 17.5 मीटर। यदि हमारे पास कमरे के ताप पे 350 मीटर पर सेकंड की ध्वनि की चाल है, तो हमारे पास जो स्पष्ट प्रतिध्वनि जो हमें सुनाई देगी उसके लिए जो परावर्तक पृष्ठ है उसकी श्रोता से दूरी जो है वो कितनी होनी चाहिए, 17.5 मीटर होनी चाहिए। यानी ये जो दूरी हमारे पास आई थी इसका आधा होनी चाहिए। ऐसे ही यदि हमारे पास चाल दे देता 332 मीटर है, 332 मीटर पर सेकंड है, तो कहता कि इसकी जो स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता और परावर्तक जो पृष्ठ है उसके बीच की दूरी बताइए कितनी होगी। तो हम क्या करते हैं, इसको 0.1 से गुणा कर लेते हैं, तो ये हमारे पास आ जाता भी, इसको हम 0.1 से गुणा करके और 2 से भाग कर देते हैं, तो कितना आ जाता भी, ये आ जाता हमारे पास लगभग 16.6 मीटर। कितनी आ जाती, 16.6 मीटर। यानी लगभग 17 मीटर के आसपास जो है वो स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए हमें क्या है, श्रोता और परावर्तक पृष्ठ के बीच की दूरी होनी चाहिए, लगभग 17 मीटर की दूरी होनी चाहिए। ठीक है, 16.6 मीटर से ज्यादा होनी चाहिए और 17 मीटर के अप्रॉक्स होनी चाहिए दूरी, तो हमें स्पष्ट प्रतिध्वनि जो है वो सुनाई देगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ पे इसको एग्जैक्ट डाटा आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, अगर आता है तो 16.6 जो है वो ज्यादा सही होगा। मतलब उसके बाद यदि आपके पास जो है आपको ध्वनि की चाल दे देता है तो फिर आपसे वो दूरी पूछ लेगा कि स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए वहां पे जो हमें परावर्तक पृष्ठ और श्रोता के बीच जो है वो कितनी दूरी होनी चाहिए, तो फिर आप आसानी से निकाल सकते हो। चलिए दोस्तों, अब हम पढ़ते हैं अनुरणन। अनुरणन मतलब रिवर्बरेशन क्या होता है। तो जब भी ध्वनि का बार बार किसी हॉल में, आप कह लीजिए मीटिंग हॉल या सिनेमा घर में बार बार जब परावर्तन होता है, उसी घटना को हम क्या कहते हैं, अनुरणन कहते हैं। तो यहाँ पे बहुल परावर्तन होना चाहिए। तो इसमें जो आपको ध्यान रखना है कि अधिकतम अनुरणन काल क्या होता है कि वह समय जिस पर हमें जो है वो ध्वनि जो है वो जो स्पष्ट रूप से सुनाई दे, स्पष्ट रूप से सुनाई देने, जब ध्वनि सुनाई देती है, मूल ध्वनि और परावर्तित ध्वनि के बीच का जो समय अंतर है वो अनुरणन, उसको हम अनुरणन काल कहते हैं। मैक्सिमम यानी इसका अधिकतम मान कितना होना चाहिए, 0.8 सेकंड होना चाहिए। मैक्सिमम जो रिवर्बरेशन टाइम है वो कितना होना चाहिए, 0.8 सेकंड के आसपास का होना चाहिए। यदि इससे ज्यादा हो जाता है ध्वनि जो है वो स्पष्ट रूप से सुनाई नहीं देगी, यानी ध्वनि जो है वो अस्पष्ट हो जाएगी। यानी हम मूल ध्वनि और उसकी जो प्रतिध्वनि यानी परावर्तित ध्वनि है उसमें अंतर करना थोड़ा कठिन हो जाएगा और हमें स्पष्ट रूप से ध्वनि जो है वो सुनाई नहीं देगी।
तो इसके लिए हमारे पास जो अनुरणन काल है वो 0.8 सेकंड होना चाहिए। बहुल परावर्तन वाली ध्वनि को हम अनुरणन कहते हैं। और इसके लिए ये जो अनुरणन काल है इसको निकालने के लिए t बराबर 0.53 v अपॉन a, 0.53 इंटू v अपॉन a। v क्या है? वॉल्यूम, यानी जो भी हॉल है आप उसका वॉल्यूम ले लीजिए, और a जो है उसका एरिया, a जो है वो अवशोषक एरिया है। यानी अनुरणन को यानी बहुल परावर्तन की घटना को हम कम करने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए आप खाली कमरे में बोलते हो तो आपकी जो ध्वनि है वो क्या है, बहुत बार बार परावर्तित होकर के वो कमरा जो है वो ध्वनि से गूंजने लग जाता है। जैसे आप खाली कमरे में आपने ये अनुभव किया होगा। तो तब क्या होता है कि हम वहाँ पे यदि हम जो दीवारें हैं उसके जो ऊपर हम पर्दे वगैरह लगा दें और फर्श पे दरी वगैरह बिछा दें, तो वहाँ पे जो है वो जो अनुरणन है उसका जो अनुरणन कम हो जाता है, यानी बहुल परावर्तन की घटना जो है वो उसमें कमी आती है, जिसके कारण हमें जो है वो ध्वनि थोड़ा अच्छी स्पष्ट रूप से सुनाई देती है। तो ये जो है अवशोषक एरिया, यानी जो दरियां हैं वो क्या करती है, ध्वनि को अवशोषित कर लेती हैं। तो वो अवशोषक एरिया कितना है उसको हम बटा में रख देंगे। तो अवशोषक एरिया को बढ़ा करके हम क्या है, अनुरणन काल को कम किया जा सकता है, या फिर वॉल्यूम को बढ़ा करके क्या किया जा सकता है, अनुरणन काल को और बढ़ाया जा सकता है। वॉल्यूम को बढ़ाएंगे तो अनुरणन काल बढ़ेगा, एरिया को बढ़ाएंगे तो अनुरणन काल जो है वो कम होगा, रिवर्बरेशन टाइम जो है वो कम होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद इसके उपयोग जो है, अनुरणन रिवर्बरेशन जो है, इसके जो उपयोग हैं वो क्या क्या है। एक तो ध्वनि को दूर भेजने में, ध्वनि को मान लीजिए हमें बहुत ज्यादा दूर भेजना, तो हम उसको क्या बार बार प्रवर्तित करवा के ध्वनि उत्पन्न करेंगे, प्रावर्तित ध्वनि, तो वो आगे से आगे जो है वो ट्रांसफर होती जाएगी। तो इसको ध्वनि को दूर भेजने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और स्टेथोस्कोप में, स्टेथोस्कोप आपने डॉक्टरों के पास देखा होगा, तो उसके अंदर क्या होता है, ध्वनि का बहुल परावर्तन होता है। वो वक्राकार जो उसके अंदर जो स्टेथोस्कोप के अंदर एक वक्राकार बनावट होती है, उसके अंदर उसको जब हम हृदय के ऊपर लगाते हैं तो हृदय की जो धड़कन है वो उससे क्या है बार बार क्या है परावर्तित होती है, उसका बहुल परावर्तन होता है, जिसके कारण वो हमें जो ध्वनि है वो सुनाई देती है स्टेथोस्कोप के जरिए। और तीसरा जो है वो कंसर्ट हॉल या मीटिंग हॉल, सिनेमा घर की छतें या वक्राकार बनाई जाती हैं। कंसर्ट हॉल, मीटिंग हॉल और सिनेमा घर, इनकी छतें आपने देखी हो तो वक्राकार डिजाइन इनका बना होता है छतों का, ताकि ध्वनि जो है वो उसका परावर्तन हो सके। तो ये सारी बातें हमें इस रिवर्बरेशन के अंदर ये इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद हम आ जाते हैं ध्वनि का अपवर्तन। जैसे हमने प्रकाश का अपवर्तन पढ़ा, वैसे ही हम यहाँ पे ध्वनि का अपवर्तन पढ़ने जा रहे हैं। बिल्कुल उसी तरीके से क्या है, ध्वनि का भी अपवर्तन होता है। तो ध्वनि का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाकर के ध्वनि जो है वो ध्वनि तरंगों का मुड़ना ही क्या कहलाता है, अपवर्तन कहलाता है। और या तो ध्वनि तरंगें अभिलंब की ओर झुक जाती हैं दूसरे माध्यम में प्रवेश करते वक्त, या फिर क्या है माध्यम से दूर हो जाती है, मतलब अभिलंब से दूर हो जाती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ पे हमें आपने दिन के समय देखा होगा, यहाँ पे हम दो कंडीशन ले रहे हैं, दिन की और एक रात की। दिन के समय क्या होता है, ध्वनि जो है दिन के समय ध्वनि जो है वो बहुत ज्यादा दूर तक हमें सुनाई नहीं देती। तो इसका क्या कारण है, तो इसका कारण आप देखिए, दिन के समय क्या होता है कि जो धरती की सतह है, ये पृथ्वी है, और पृथ्वी की सतह जो है वो गर्म हो जाती है। पृथ्वी की सतह जो है वो ज्यादा गर्म हो जाती है, जिसके कारण उसके आसपास की हवाएं भी ज्यादा गर्म हो जाती हैं। जबकि यहाँ पे जो हवाएं जो है टेम्परेचर बढ़ जाता है, और यहाँ पे हवाएं जो है ज्यादा गर्म होती है, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे तो डी का मान कम होता है। डी मतलब घनत्व, तो घनत्व यहाँ पे आपको कम मिलेगा। और जो इसके ऊपर की वायु की परतें होती हैं उसमें जो है वो डी जो है वो अधिकतम मिलेगा आपको, अधिक मान मिलेगा आपको, यानी घनत्व का मान जो है वो अधिक मिलेगा। तो ये जो है वो विरल माध्यम की भांति कार्य करता है, और ये ऊपर वाला जो माध्यम है ये सघन माध्यम की भांति कार्य करता है। तो यहाँ पे आप देखिए, जब यहाँ से ध्वनि स्रोत से ये ध्वनि तरंगें ऊपर की ओर उठती हैं, तो ये जो है अभिलंब की ओर मुड़ती जाती हैं, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, और कुछ समय बाद ये जाके आपस में क्या है जुड़ जाती है। यानी बहुत ज्यादा ये तरंगें जो है वो फैल नहीं पाती, बहुत ये तरंगें जो है वो ज्यादा फैल नहीं पाती। तो इसलिए जो है वो ध्वनि जो है वो एक सीमित क्षेत्र में हमें सुनाई देती है, ज्यादा दूर तक दिन के समय हमें ध्वनि जो है वो सुनाई नहीं देती। जबकि रात के समय इसमें देखोगे आप, तो यहाँ पे धरती की सतह जो है वो ठंडी होने लगती धीरे धीरे, और इसकी सतह का ताप जो है वो क्या होने लगता है, कम होने लगता है, जिसके कारण धरती की सतह के पास वाला माध्यम जो है वो सघन माध्यम की तरह कार्य करता है। और ऊपर जो है वहां पे वो क्या बन जाता है, वहां पे घनत्व जो है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो ऊपर वाला जो माध्यम है वो विरल माध्यम की भांति कार्य करेगा। तो यहाँ से ये ध्वनि तरंगें जो है वो अभिलंब से दूर हटेंगी, जब दूसरे माध्यम में जाएंगी तो अभिलंब से दूर हटेंगी।
तो ये जो ध्वनि है वो फैलने लगती है। तो इसलिए आपने देखा होगा कि दिन की अपेक्षा रात के समय जो है हमें ध्वनि जो है वो ज्यादा दूर तक सुनाई देती है। ये आपने जरूर महसूस किया होगा। तो ये आपको ध्यान रखना ध्वनि के अपवर्तन में। तो जैसे प्रकाश का अपवर्तन होता है वैसे ही क्या ध्वनि का भी अपवर्तन होता है। उसके बाद व्यतिकरण। तो व्यतिकरण में क्या है कि जब समान आवर्ती व समान आयाम की दो ध्वनि तरंगे जब एक साथ किसी एक बिंदु पर पहुंचती हैं तो उस स्थान पर ऊर्जा का पुनः वितरण होता है। समान आवर्ती और समान आयाम की जब दो ध्वनि तरंगे हैं आपस में जब मिल जाती हैं तो वहां पे क्या है उनकी ऊर्जा का जो वितरण है वो दोबारा से होता है, पुनः उनका वितरण होता है। तो इस स्थिति में क्या है, यहाँ पे दो कंडीशनें बनती हैं। एक में आप देखोगे एक ही कला में जब ये तरंगे मिले, जब ये जो समान आवर्ती और समान आयाम की दो ध्वनि तरंगे हैं वो एक ही कला में मिल रही हो तो वहां पे इंटेंसिटी यानी ध्वनि की तीव्रता का मान जो है वो मैक्सिमम होता है। तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, समपोषी व्यतिकरण कहते हैं। और दूसरा जो है विपरीत कला में मिलती है तो आई का मान जो है वो मिनिमम होता है, यानी इंटेंसिटी तीव्रता प्रबलता कह लीजिए, ये जो है उसका मान जो है वो कम होगा। इसको हम क्या कहते हैं, विनाशिक व्यतिकरण कहते हैं। इसका एग्जांपल आपने देखा होगा, जैसे डीजे वगैरह चल रहे होते हैं तो डीजे में आपने देखा होगा कि डीजे दो डीजे जो हैं वो आपस में क्या है आमने सामने नहीं रखे जाते, वो थोड़ी सी उनकी दिशा जो है वो चेंज करके रखी जाती है क्योंकि वहां पे व्यतिकरण की घटना को रोका जा सके। अगर मान लीजिए व्यतिकरण हो गया और डीजे जो हमने आमने सामने रख दिए तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे डीजे जो है यहाँ पे रखें, यहाँ से ध्वनि निकलने वाली इन दोनों ध्वनि आपस में कहीं ना कहीं टकरा जाएगी और इनकी यदि आवर्ती समान है और आयाम भी समान है तो इनमें क्या है, या तो समपोषी व्यतिकरण होगा या फिर विनाशी व्यतिकरण हो सकता है। तो समपोषी व्यतिकरण के अंदर क्या होगा कि जब वो दो मान लीजिए ध्वनियां जो है वो मिल गई तो उनकी यदि कला एक ही है, एक ही कला में आ रही थी तो वो एक ही कला में मिलती हैं तो इस समय प्रबलता का मान जो है वो मैक्सिमम हो जाएगा। यानी ध्वनि जो हमें अचानक एक लेवल पे साउंड डीजे जो बज रहे थे उनका लेवल जो है वो ध्वनि का बढ़ जाएगा अचानक से, ठीक है। तो हो सकता है कि नाचता आदमी डर भी सकता है, इससे आप समझिए। और दूसरा जो है हमारे पास विपरीत कला में यदि मिलती हैं तो जो ध्वनि जिस रेंज पे बज रही थी, मतलब जितनी प्रबलता उसकी पहले थी उससे क्या है उसकी प्रबलता जो है वो अचानक से कम हो जाती है। बहुत कम समय के लिए होती है लेकिन अचानक से कम हो जाती है तो इसको हम विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। मान लीजिए एक आदमी नाच रहा है डीजे पे तो अचानक से लाइट चली जाए तो वो वाली फीलिंग आ जाती है कि अचानक से क्या हुआ, डीजे क्यों बंद हो गए। तो ये विनाशी व्यतिकरण के अंदर आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद ये व्यतिकरण आपने पढ़ लिया। उसके बाद विवर्तन देखते हैं। विवर्तन में आपको बस इतना ही ध्यान रखना है कि ध्वनि का अवरोध से टकराकर मुड़ने का गुण, जैसे आपने प्रकाश का विवर्तन वैसे हमने नहीं पढ़ा क्योंकि हमारे प्रकाश का अपवर्तन और परावर्तन यहाँ दो ही टॉपिक थे। तो इसके बाद हमें जरूरी नहीं है यहाँ से क्वेश्चन आए प्रकाश में तो हमने नहीं पढ़ा, लेकिन ध्वनि में पढ़ लेते हैं। विवर्तन क्या होता है, ध्वनि का अवरोध से टकराकर मुड़ने का गुण। तो ध्वनि जब है वो किसी भी अवरोध है या प्रवर्तक पृष्ठ कह लीजिए उसके तीक्ष्ण किनारों से टकरा करके क्या है मुड़ने का गुण जो है वो क्या कहलाता है, विवर्तन कहलाता है। तो ये जो है प्रकाश की अपेक्षा जो ध्वनि है उसमें विवर्तन का गुण जो है वो ज्यादा पाया जाता है। तो इसलिए क्या है हमें दूर से जब प्रकाश आता है तो वो नेक्स्ट कमरे तक हालांकि पहुंच पाता है लेकिन कम पहुंचता है। तो प्रकाश की घटना जो है, प्रकाश में विवर्तन की घटना थोड़ी कम होती है, लेकिन ध्वनि के अंदर यदि मान लीजिए बाहर कोई आदमी कहीं दूसरे कमरे में मान लीजिए डीजे वगैरह या कुछ साउंड या कोई आदमी बोल रहा है या दूसरे कमरे से एक क्या है अन्य कमरे में कोई आदमी खड़ा है उसको आवाज लगा रहा है तो वो आवाज हमें क्या है सुनाई दे जाती है। क्यों? क्योंकि वहां से आने वाली ध्वनि जो है वो परावर्तन के बाद यानी ध्वनि टकराने के बाद, अवरोध से टकराने के बाद क्या है उस कमरे तक, उस व्यक्ति तक पहुंच जाती है। तो इसलिए क्या है इस गुण को हम क्या कहते हैं, विवर्तन कहते हैं, ध्वनि का विवर्तन। ये बात आप इसकी परिभाषा डेफिनेशन बस याद रखोगे और कुछ भी नहीं। उसके बाद हमें यहाँ पे नोट लगा के लिख लगा कि मैं लिखना था यहाँ पे कि आपको यहाँ पे आप लिख लीजिएगा, मैं आपको बता देता हूँ। तो आपको ये बात एक और ध्यान रखनी है कि ध्वनि जो है उसमें ध्रुवण का गुण नहीं पाया जाता, ध्वनि में ध्रुवण का गुण नहीं पाया जाता। बाकी सारे जो है व्यतिकरण है इसमें अंदर होता है, अपवर्तन होता है और परावर्तन का गुण इसमें होता है, विवर्तन होता है। तो लेकिन इसमें क्या है ध्रुवण नहीं होता। यहाँ पे लिख देते हैं हम, ध्रुवण जो है वो नहीं होता, ध्वनि के अंदर ध्रुवण नहीं होता। बाकी जो प्रकाश से संबंधित घटनाएं हैं वो लगभग सारी ही ध्वनि में होती हैं, लेकिन ध्रुवण जो है वो केवल और केवल प्रकाश तरंगों में होता है, ध्वनि तरंगों में ये घटना नहीं पाई जाती। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगी और
यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे जो नए आने वाले वीडियोस हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। उम्मीद है कि यहाँ से ये क्वेश्चन एक आपका जो पेपर में आना है यहीं से आपको मिल जाएगा। अगर इसके अलावा एक हमारे पास टॉपिक बचा है कि ध्वनि प्रदूषण और तरंग समीकरण क्या होता है, या इसके न्यूमेरिकल एक दो हम देखेंगे, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। बाकी ये टॉपिक जो है वो लगभग खत्म हो गया, तो इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला, निश्चिंत हो जाइए। ये जो 3 या 4 वीडियो लेक्चर इसके अंतर्गत आपको मिलेंगे, लगभग 10, 15, 20 मिनट के, यानी 30 से 40 मिनट का ये आपके पास जो है मैटर रहेगा ध्वनि से संबंधित। ये यदि आपने पढ़ लिया तो इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा, ये आप विश्वास मानिए। तो आपने फिर से एक बार कह देते हैं कि आपने यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। धन्यवाद।